नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का डेसिमल चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट लाइनर नाम से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये फैक्ट फॉर टेट सीरीज के बाद दूसरी सीरीज है। फैक्ट फॉर टेट सीरीज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसे पूरा वॉच कीजिए और उसके प्लीज़ आप लोग नोट्स भी बनाइए। एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। सुपर टेट लाइनर में जो एक क्वेश्चन लिए गए हैं वो सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रेट, बिहार टेट, इन सभी एग्जाम्स में आपको सुपर टेट लाइनर सीरीज से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेट लाइनर नाम से एक नई सीरीज़ है और आप लोग इस सीरीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिए। इस पर आपको वीडियो पर डे मिल जाएंगी। कोशिश की जाएगी पर डे देने की। और फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ भी आपको समय समय पर उस पर भी वीडियो मिला करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुपर टेट सीरीज़, सुपर टेट लाइनर सीरीज़। तो आज का पहला पॉइंट है सुपर टेट लाइनर में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब भी विफल होता है, ठीक है, तो वहां पर आपातकाल लगता है अर्थात राष्ट्रपति शासन लगता है। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 356 याद रखिएगा, 356, 356। ठीक, अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 अर्थात NH7, नोट कीजिएगा NH7, ठीक है, कहां से कहां तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर, ठीक है, 2369 किलोमीटर है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से कहां तक है, तो राइट आंसर होगा वाराणसी से कन्याकुमारी तक। कितनी दूरी है? 2369 किलोमीटर की है। ठीक है, अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है शांत कटिबंध या डोलड्रम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को कहते हैं। ठीक है, शांत कटिबंध या डोलड्रम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को कहते हैं। तो इन तीन फैक्ट्स को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, आर्टिकल 356 इस वाले को तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा। ठीक है, पहले और दूसरे। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है सुपर टेट लाइनर में, आयन मंडल के कारण ही पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, ठीक है, एवं रडार, ये जो सुविधाएं हम लोग ले रहे हैं, इसके ये किस कारण से है? ये आयन मंडल के कारण है। ठीक है, आयन मंडल तो काफी इंपॉर्टेंट है आयन मंडल। ठीक, इस पॉइंट को भी नोट रखिएगा। सुपर टेट लाइनर सीरीज को आप लोग फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई बाबर एवं महमूद लोधी के बीच हुई, जिसमें महमूद लोधी की पराजय हुई। ठीक है, तो नोट कीजिएगा 1529 ईस्वी। ठीक है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। किसके किसके बीच? बाबर एवं महमूद लोधी। ठीक है, बाबर एवं महमूद लोधी। कौन जीता? बाबर। ठीक, पराजय किसकी हुई? महमूद लोधी की। तो इस तरह से फैक्ट याद रखिएगा। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे कि पहला तो यही बनेगा कि घाघरा की लड़ाई कब हुई थी या घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो सन याद रखिएगा 1529 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था यह भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन होंगे बाबर एवं महमूद लोधी के बीच। किसकी विजय हुई थी? बाबर की। ठीक है, कौन पराजित हुआ? महमूद लोधी। ठीक, इतना फैक्ट एक से ही निकल रहा है, इतना क्वेश्चन एक ही फैक्ट से निकल रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से उसमें से क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया करिए कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 2012 से 2017 थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 2012 से 17 ऐसे लिख दिया जाएगा, 2008 से 13 ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे। वहां पर राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा 2012 से 2017। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, अगले फैक्ट की ओर, अगले पॉइंट की ओर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। ठीक, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखेंगे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में किया। नोट कीजिएगा, बायो से है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सुपर टेट लाइनर सीरीज में हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। यहां तक कि आपको हिंदी के भी प्रश्न आपको सुपर टेट लाइनर में मिलेंगे। एक साथ
एक साथ इतने सारे प्रश्न सुपर टेट लाइनर में लेने की कोशिश की गई है ताकि आप लोगों को एक वीडियो में ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है, रॉबर्ट हुक, नाम याद कर लीजिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 में किया। सन याद कर लीजिए, सन याद कर लीजिए और कोशिका शब्द याद कर लीजिए। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट कीजिएगा तीन चीजें, रॉबर्ट हुक, कोशिका और 1665। प्रश्न पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था। आंसर होगा आपका 1665 ईस्वी। ठीक, पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक आंसर करेंगे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स से है ये आपका ऊपर वाला रॉबर्ट हुक का, ये बायो से है। हर एक टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, हर एक टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है ताकि आप लोग एक ही वीडियो में कई टॉपिक आपके तैयार हो जाए। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। अगला फैक्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन, मॉडेम का फुल फॉर्म। ठीक है, यहां से नोट कीजिएगा, मॉडेम का फुल फॉर्म है ये, मॉडेम का फुल फॉर्म है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नोट कीजिएगा, मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। स्पेलिंग को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग को विशेष ध्यान रखिएगा, यहां से लगे, स्पेलिंग को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जब एक मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पर स्पेलिंग आगे पीछे कर देते हैं, चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है सुपर टेट लाइनर सीरीज में चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को पीएसएलवी C11 प्रक्षेपण यान से किया गया। अब यहां पर नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा चंद्रयान फर्स्ट, जी हाँ, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब किया गया, तो आंसर होगा 22 अक्टूबर 2008 को किया गया। किस प्रक्षेपण यान से किया गया, तो नोट कीजिएगा किस प्रक्षेपण यान से किया गया, तो आंसर होगा पीएसएलवी C11 प्रक्षेपण यान से किया गया। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को किया गया। इतना आपको याद रखना है इस पॉइंट में। अगला पॉइंट देखेंगे, नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नरसिम्हन समिति का संबंध, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बैंकिंग सुधार से है। किससे है, बैंकिंग सुधार से है। ठीक है, अगला देखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद, तुजुक ए बाबरी, नोट कीजिएगा, तुजुक ए बाबरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ठीक है, यूपी टेट में भी पूछा गया है प्रश्न, सुपर टेट लाइनर में ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में टिक रखिएगा। तुजुक ए बाबरी का फारसी, ठीक है, फारसी शब्द में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तथा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग इसको नोट कीजिएगा, प्रश्न आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, तो वहां पर ईस्वी भी लिखा मिलेगा, नोट कीजिएगा, ईस्वी भी लिखा मिलता है और ईस्वी पूर्व भी मिलता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईस्वी पूर्व रखिएगा, ईस्वी पूर्व आपको सेलेक्ट करना है, 345 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं ईस्वी वाले, जो काफी समय पहले की बात है, तो इसमें आपको ईस्वी पूर्व भी मिलेगा और ईस्वी भी मिलेगा, तो आपको ईस्वी पूर्व लगाना है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है सुपर टेट लाइनर में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है तथा यह केरल में स्थित है। नोट कीजिएगा, सुपर टेट लाइनर में ये प्रश्न जो लिया गया है, ये पॉइंट लिया गया है, ये यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक रखिएगा। ठीक है, साइलेंट वैली यूपी टेट में कई बार प्रश्न यहां से पूछा गया, साइलेंट वैली कहां स्थित है, तो राइट आंसर होगा इसका केरल में, राइट आंसर होगा केरल में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैव विविधता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और कहां स्थित है, तो राइट आंसर होगा केरल में स्थित है। कहां स्थित है, केरल में स्थित है। अगला फैक्ट देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान से है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा बांदीपुर। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा, सुपर टेट में प्रश्न आने की संभावना है,
तो याद रखिएगा लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, प्रश्न दे दिया जाएगा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा लोथल एवं सुरकोटदा, लोथल एवं सुरकोटदा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बिंदुसार का उत्तराधिकारी, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक थे। कौन थे? अशोक। ठीक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। ठीक है, और मगध की गद्दी पर कब बैठे, यह भी आपको याद रखना है कि मगध की गद्दी पर, देखिएगा मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में ईसवी भी मिलेगा और ईसवी पूर्व भी मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व बैठे। ठीक है, और ये किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, बिंदुसार के। ठीक है, बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है गाजीपुर को काशी की बहन तथा श्रीनगर को झीलों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक साथ दो प्रश्न यहां पर लिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सुपर टेट लाइनर में हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, हर टॉपिक से जो भी आपका सिलेबस है, जो भी सिलेबस है उसमें से हर एक टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। तो यहाँ देखिएगा एक ही प्रश्न पॉइंट में दो प्रश्न हैं। गाजीपुर को काशी की बहन, नोट कीजिएगा, गाजीपुर को काशी की बहन तथा श्रीनगर को झीलों का नगर के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि काशी की बहन उपनाम किसका है, तो याद रखिएगा गाजीपुर की। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झीलों का नगर किसे कहते हैं, तो वहां पर चार ऑप्शन होंगे। याद रखिएगा राइट आंसर होगा श्रीनगर। क्या होगा? श्रीनगर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत में कुल 9 पिन कोड जोन है। नोट कीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में कुल कितने पिन कोड जोन है, तो इसको याद कर लीजिए, 9 पिन कोड जोन है। ठीक है, 9। अच्छा, इसमें अगला फैक्ट ये देखेंगे, 9 पिन कोड जोन है तो शुरू के, नोट कीजिएगा, शुरू के 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं तथा 9वां अंक सेना डाक सेवा के लिए आरक्षित है। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, शुरू के 8 भौगोलिक क्षेत्र है और 9वां अंक सेना डाक सेवा के लिए आरक्षित है। ठीक है, प्रथम अंक किसी एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, प्रथम 2 अंक साथ साथ उप क्षेत्र अथवा उनमें से एक डाक सर्किल को दिखाता है। ठीक, और आखिरी लाइन को ध्यान दीजिएगा, आखिरी लाइन है डाक सूचकांक में कुल 6 संख्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, डाक सूचकांक में कुल 6 संख्या होती हैं, कुल 6 संख्या होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां से आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर बन जाएंगे। ठीक, तो पूरा ये फैक्ट इसी तरह से नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को इसी तरीके से नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट तो यही है, पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि भारत में कुल कितने पिन कोड है, पिन कोड जोन है, तो याद रखिएगा 9। ठीक, शुरू के 8 किस लिए यूज किए जाते हैं, तो शुरू के 8 भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, 9वां अंक किसके लिए आरक्षित है, तो 9वां अंक सेना डाक सेवा के लिए आरक्षित है। ठीक है, और आखिरी लाइन से जो क्वेश्चन बन रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डाक सूचकांक में कुल 6 संख्या होती हैं। कितनी? 6 संख्या, डाक सूचकांक में कुल 6 संख्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है विद्युत अपघटन के नियम की खोज, विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की? फैराडे ने। किसने की? फैराडे ने। देखिए ये साइंस से क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया कि सुपर टेट लाइनर में हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर ये साइंस से है। विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की? फैराडे ने। राइट आंसर इसका फैराडे आप सेलेक्ट करेंगे। आगे भी देखेंगे कि इसमें लिखा है कि डायनोमो की खोज किसने की, तो फैराडे ने ही की है। ठीक है, तो इस तरह याद रखिए, विद्युत अपघटन फैराडे और डायनेमो फैराडे, विद्युत अपघटन डायनेमो एक साथ याद कर लीजिए, फैराडे। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, अगले प्रश्न की ओर, अगले पॉइंट की ओर। अगला है, देखिए हिंदी से है, ये हिंदी से है, नोट कीजिएगा हिंदी से है। तो यहां पर देखेंगे नमस्कार का संधि विच्छेद, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्कार का संधि विच्छेद है नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, नमस्कार का संधि विच्छेद होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पुरस्कार का संधि विच्छेद, पुरस्कार का संधि विच्छेद पुरः प्लस कार, नोट कीजिएगा पुरः प्लस कार। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रश्न पूछ लिया जाएगा प्रतिकूल में कौन सा समास है, 4 ऑप्शन होंगे, वहां से आपको लगाना है अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास, प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है। आगे देखेंगे, साथ ही साथ एक पॉइंट और, एक ही में 2 पॉइंट प्रश्न ले लिए गए हैं एक ही पॉइंट में। मृगनयन में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा मृगनयन में कर्मधारय समास है, कर्मधारय। प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है और मृगनयन में कर्मधारय है। एक बार फिर से देखिएगा, नमस्कार का संधि विच्छेद नमः प्लस कार, पुरस्कार का संधि विच्छेद पुरः प्लस कार, प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास और मृगनयन में कर्मधारय समास। ठीक है, जैसा कि आपको बताया सुपर टेट लाइनर में हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए
और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हंस का पर्यायवाची। हंस का पर्यायवाची तो नोट कीजिएगा, हंस का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मानसौक, मानसौक, मराल, सिप पक्ष और कलकंठ। ठीक है, मानसौक, मराल, सिप पक्ष, कलकंठ। अगला पॉइंट देखेंगे ऐतिहासिक युग के पूर्व का। ठीक है, अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाए, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाए, डेसिमल चैनल पर आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अलग से वीडियो मिलेगी। आप लोग उसे पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, पूरा वॉच कीजिए। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पर आप उसको पूरा वॉच करिए। इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, सभी लिए गए हैं। ठीक है, तो उसे आप लोग जरूर से देखिएगा हिंदी की प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पॉइंट है, देखिएगा क्या है, ऐतिहासिक युग के पूर्व का, ऐतिहासिक युग के पूर्व का, तो इसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक। ऐतिहासिक युग के पूर्व का अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्राग ऐतिहासिक। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है रचनाओं से। रचनाओं से है कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। नोट कीजिएगा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, शिल्पी, अतिमा। ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, शिल्पी, अतिमा। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, शिल्पी, अतिमा, सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट खेल जगत से है, देखिएगा, ओलंपिक में शपथ ग्रहण, ये ग्रहण है, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण, ठीक है, इसको ग्रहण लिख लीजिएगा, शपथ ग्रहण की परंपरा। ठीक है, ओलंपिक में शपथ ग्रहण की परंपरा 1920 एंटवर्प से प्रारंभ हुई। कहां से? 1920 एंटवर्प से प्रारंभ हुई। ठीक है, नोट कीजिएगा, शपथ ग्रहण की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा 1920 एंटवर्प से प्रारंभ हुई। ठीक है, इसको ग्रहण कर लीजिएगा, इसको ग्रहण कर लीजिएगा, शपथ ग्रहण। ठीक है, अगला देखेंगे पॉइंट है स्मैश शब्द बैडमिंटन और टेनिस दोनों से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्मैश शब्द किन दो खेलों से संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और साथ ही साथ दो दो खेलों के नाम भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्मैश शब्द जो है, स्मैश शब्द ये बैडमिंटन और टेनिस दोनों में प्रयोग किया जाता है। बैडमिंटन और टेनिस, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में प्रयोग किया जाता है स्मैश शब्द। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए की स्थापना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नोट कीजिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए की स्थापना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। और अगला फैक्ट देखेंगे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? नोट कीजिएगा, स्थापना के साथ साथ मुख्यालय भी। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक, कब हुई स्थापना? 1975, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। ठीक है, सुपर टेट लाइनर में ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। ठीक है, स्थापना और मुख्यालय याद रखिएगा, स्थापना 1975, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये थे सुपर टेट लाइनर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न एज इट इज आने की संभावना रहती है इस तरह के प्रश्नों की। तो आप इस तरह के प्रश्न के लिए डेसिमल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देख डालिए। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी फैक्ट फॉर टेट सीरीज की, फैक्ट फॉर टेट सीरीज की मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जो लोग नए हैं। ठीक है, फैक्ट FACT फॉर FOR टेट, TET, फैक्ट फॉर टेट। ठीक है, नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डेसिमल चैनल पर, फैक्ट फॉर टेट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सर्च कीजिएगा, डेसिमल पर जाकर के देखिएगा उस सीरीज को, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख डालिए। सुपर टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में, एमपी टेट, रीड, बिहार, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होगी फैक्ट फॉर टेट सीरीज। ठीक है, फैक्ट फॉर टेट सीरीज फिर से बता दे रहा हूं, फैक्ट फॉर टेट सीरीज, FACT फैक्ट, FACT फैक्ट फॉर टेट, फैक्ट फॉर टेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए। ठीक है, और उनके नोट्स बना लीजिए, आपको जरूर वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।